हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, डेट इज 17 मई तक। सो प्लीज़ 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 अपने घर में ही रहिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑलरेडी इसके दो कंपोनेंट्स, डेट इज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व अकाउंट के बारे में कि रिजर्व अकाउंट क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है आखिर, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रिजर्व अकाउंट क्या होता है? रिजर्व मतलब क्या होता है? किसी चीज को जमा रखना, सेव रखना, है ना। तो ये रिजर्व अकाउंट बेसिकली कैपिटल अकाउंट का एक सब डिवीजन है, कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है। और ये रिजर्व अकाउंट जो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो ओन करती है और वो ही ऑपरेट करती है। ठीक है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा आरबीआई। तो ये अकाउंट किसके पास रहता है? आरबीआई, और आरबीआई इसकी पूरी ऑपरेटिंग करती है। ठीक, सो बेसिकली रिजर्व अकाउंट हमें किस में हेल्प करता है? टू एडजस्ट डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। अब ये कैसे हेल्प करता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन दोनों के ट्रांजैक्शंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी एरर्स एंड ओमिशंस हैं उनको करने के बाद अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट साइड आ रहा है तो हमको तो उसको बैलेंस करना है। तो वो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो रिजर्व अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज लेकर हम अपने बीओपी में एडजस्ट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हमारे पास बीओपी में बैलेंस जो आ रहा है वो सरप्लस आ रहा है तो हम क्या करेंगे? जो भी बैलेंस सरप्लस में बच रहा है वो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके बीओपी को बैलेंस कर देंगे। ठीक, तो इन ऑल कहने का मतलब ये है कि चाहे बैलेंस डेफिसिट हो या सरप्लस हो, दोनों ही कंडीशन में रिजर्व अकाउंट से बैलेंस निकाल भी सकते हैं और वापस डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? परचेज एंड सेल जो कि आरबीआई करती है। ठीक है, तो आरबीआई किन किन चीज की परचेज और सेल करती है? गवर्नमेंट ओन असेट्स, जो गवर्नमेंट के असेट्स हैं उनकी। एसडीआर्स, एसडीआर्स कौन क्या होती हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक, जो कि आईएमएफ के थ्रू होती है। अब एसडीआर्स होती क्या, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप कोई कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां की करेंसी की जरूरत होगी, है ना, लेकिन आपके पास उसकी वो करेंसी की शॉर्टेज है और आप काफी वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू अपनी जो करेंसी है, दैट इज इंडियन रुपीज, उसको आईएमएफ में देकर, ठीक है, आप जो यूएसए की करेंसी है, दैट इज डॉलर्स, उनको बोरो कर सकते हैं और अपना ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है एसडीआरस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो आरबीआई अपने पास रखती है। ठीक, और नेक्स्ट है गोल्ड। ठीक है, तो अगर आपको पता ही है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो या कोई भी कंट्री को ट्रेड करना हो तो उसके पास अच्छे अमाउंट में गोल्ड रिजर्व्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो रिजर्व अकाउंट के अंदर आती हैं। एक बार समझ लेते हैं कि रिजर्व अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। ठीक है, देखिए, ऑफिशियल सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसीज और अदर रिजर्व्स असेट्स अब्रॉड। ठीक, और डेबिट साइड में क्या आएगा? ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज और अदर रिजर्व असेट्स। ठीक, देखिए, अगर हम फॉरेन करेंसीज को सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? आएगा, है ना। तो क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। ठीक, और इनफ्लोस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि जब हम कोई फॉरेन कंट्री से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फॉरेन करेंसीज को परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करें तब हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, है ना। तो जब आउटफ्लो हो रहा है तो उस आउटफ्लो को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, रिजर्व। अब समझते हैं डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। पहले ही समझते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई वर्ड के आगे हम डिस लगा देते हैं तो वर्ड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है रेस्पेक्ट, ये क्या है, काफी पॉजिटिव वर्ड है ना। अगर हम इसके आगे डिस लगा दें तो क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट, तो क्या हो गया, नेगेटिविटी आ गई ना वर्ड में। सिमिलरली डिसइक्विलिब्रियम क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इक्वल, बैलेंस्ड, है ना। और डिसइक्विलिब्रियम क्या मतलब हो गया, अनबैलेंस, जो कि बैलेंस ना हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के डिसइक्विलिब्रियम हम देखेंगे। ठीक है, एक होता है डेफिसिट और एक होता है सरप्लस। तो डेफिसिट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारी रिसिप्ट्स पेमेंट से कम हो जाती है, तो वहां पे जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम की। और इसको हम और क्या कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा सरप्लस, जिसमें क्या होता है, जब रिसिप्ट्स हमारी पेमेंट से बढ़ जाती हैं तो वो कंडीशन कौन सी होती है, सरप्लस की। ठीक, और उसमें हम क्या कहते हैं उस कंडीशन को, कि हमारा बीओपी का बैलेंस कैसा है, फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, देखिए दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम हैं, बट सरप्लस हमारा पॉजिटिव है और डेफिसिट हमारा नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार ये रीड कर लेते हैं। दो द क्रेडिट एंड डेबिट आर रिटन बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इट मे नॉट रिमेन बैलेंस्ड ऑलवेज, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है ना कि ये दोनों बैलेंस्ड हो। ठीक, very often debit exceeds credit or the credit exceeds debit, causing an imbalance in the balance of payment account. Such an imbalance is called disequilibrium. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सी, डेफिसिट क्या होता है, disequilibrium of deficit arises when our receipts from the foreigners fall below our payments to foreigners. It arises when the effective demand for foreign exchange of the country exceeds its supply at a given rate of exchange. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी रिसिप्ट्स ज्यादा नहीं होती हैं बट पेमेंट ज्यादा हो जाती हैं जब, तो वाली कौन सी कंडीशन होती है, अनफेवरेबल बीओपी कंडीशन, दैट इज डेफिसिट। ठीक, नाउ सरप्लस। चलिए अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने दो अकाउंट्स के बारे में मेनली पढ़ा था, जो कि थे हमारे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, है ना। तो हम इन दोनों अकाउंट्स के बारे में देखेंगे कि इन दोनों अकाउंट को सेपरेटली कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहला पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट अकाउंट। A country's current account balance can significantly change its national economy. Therefore, it is important to identify the factors that influence current account. ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चर्स एंड एक्सचेंज रेट। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझते हैं हम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, महंगाई, है ना। तो देखिए इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है कंट्री में जब आपके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक करते हैं ना, बहुत हाई रहते हैं। ठीक, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन है। हालांकि इस समय इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, राइट। और वहीं अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं और उनके प्राइसेस काफ़ी लो हैं, तो आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करना चाहेंगे। द ऑब्वियस आंसर इज कि जो काफ़ी चीप हैं, है ना। तो अगर कोई कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंट्री का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कंट्री के जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज के जो सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं, ओवरसीज के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उधर स्विच हो गए हैं, है ना, वो उधर शिफ्ट हो गए। तो क्या होगा कि जो हमारी कंट्री का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा
नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है? बेसिकली ये वो वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की जो एक पर्टिकुलर कंट्री ने अर्न की होती है अपने बाउंड्रीज के अंदर, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे अफेक्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस अमाउंट से सिर्फ अपनी जो नेसेसिटीज हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाता है, कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, आप नेसेसिटी से ऊपर बढ़ जाते हैं, है ना। तो अगर हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है तो हमारा कंजम्पशन लेवल चेंज हो जाता है, हम कुछ अलग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगते हैं। तो पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग ओवरसीज के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा स्विच कर जाते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो हमारे जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डिक्लाइन कर जाता है। नेक्स्ट समझते हैं गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी तरह के टैक्स, जैसे टेरिफ बैरियर्स हैं या नॉन टेरिफ बैरियर्स है, वो इम्पोर्ट गुड्स पे लगाती है, ठीक है। अगर इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लग गया तो वो गुड्स की प्राइस ऑलरेडी बढ़ गई, है ना। और अगर हम कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट बना रहे हैं और उसको इम्पोर्टेड गुड्स से कंपेयर करेंगे तो उनका प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम होगा जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इम्पोर्टेड गुड्स लेने के बजाय जो डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो राइज करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट, ठीक है। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए अज्यूम करते हैं कि $1 की वैल्यू इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग 40 रुपीज है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं $1 का तो आपको 40 रुपए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे, ठीक। अब अगर वही एक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 50 रुपए तक हो जाती है तो इसका क्या मतलब कि अब आपको इंडियन करेंसी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी उस सेम प्रोडक्ट को लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर गई, और जब करेंसी हमारी एप्रिशिएट कर जाएगी तो वो क्या इफेक्ट लाएगी कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमें इंपोर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि एक एडवर्स सिचुएशन आ जाएगी और हमारा बीओपी डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कि वो फॉरेन मार्केट में जाके इन्वेस्ट ना करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेशल टैक्स लगा देती है। वो क्यों लगाती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में रह गई वहीं पे इन्वेस्ट करें, ना कि फॉरेन मार्केट में। अब जब डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है हमारा वो राइज करेगा, है ना। तो ये एक फैक्टर होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। देखिए जब कोई कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली और कंट्रीज से ज़्यादा है और हाइक पे है तो बेसिकली वो कंट्रीज क्या करेंगी, यहीं पे इन्वेस्ट करेंगी, है ना। तो उस कंट्री में क्या होगा, इनफ्लो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या ओवरसीज कंट्रीज से। और कन्वर्सली अगर डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, ओवरसीज मार्केट में जाके ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही दो फैक्टर्स हैं जो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स कैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लास्ट वीडियो होगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जहाँ तक की बात रही आपके असाइनमेंट्स की, तो आपको पता है मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ जिसमें मैं इग्नू के सारे आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपके असाइनमेंट्स के। ऑलरेडी मैं IBO 4 तक उसमें कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आप में से किसी को भी अगर दिक्कत हो रही हो आंसर्स लिखने में तो उस ब्लॉग को ज़रूर विजिट करिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।